Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मैं ये बताना भूल गई थी कि इस एफएफ में वांग जी 40 इयर्स का है और इमॉर्टल है, जबकि वीइंग 18 साल का है और एक ओमेगा है। फर्स्ट पार्ट में हमने वीइंग और वांग जी की पहली मीटिंग देखी थी, तो चलिए अपनी स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। यानली लोटस पियर के गेट पर बेसब्री से उनका वेट कर रही थी। जैसे ही पालकी वहां रुकती है, यानली वीइंग को देख खुशी से उसका नाम लेती है, आशियन। वो जियांग फेंगमियान के साथ कुछ बिजनेस की वजह से बाहर गई थी, इसलिए जब वीइंग गुसू जा रहा था तब उससे मिल नहीं पाई थी। वो पूछती है, तुम कैसे हो, सब कैसा रहा। वीइंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ब्लश ना करे। हालांकि उसने हंग वांजुन के साथ मीटिंग को काफ़ी इंजॉय किया था, बट वो इसे एडमिट नहीं करना चाहता था। सब अच्छा था, मीटिंग अच्छा ही गया, जैसे एक ग्रैंडपा के साथ जानी चाहिए, वीइंग कहता है। इस पर यानली हंसते हुए कहती है, ग्रैंडपा? आशियन, वो इतने भी ओल्ड नहीं है, एंड वो एक इमॉर्टल है। मुझे बताओ, क्या वो वाकई उतना ग्रेट है जितना सब कहते हैं? वीइंग उसकी गोल्डन आइज के बारे में सोचता है, जिस पर उसे ऑलरेडी डिजी फील होने लगती है। तभी वो कहता है, वो इतना भी बुरा नहीं है। यानली वीइंग के वर्ड्स के पीछे के अफेक्शन को समझते हुए खुशी से कहती है, आशियन, तुम उन्हें पसंद करते हो। वीइंग प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं करता। उसे इस तरह अपने सीजे के द्वारा पकड़े जाने पर बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो जस्ट बहुत अच्छा है, बट मैं उससे दोबारा मिलना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वीइंग कहता है। ओह, ये सुनते जियांग यानली की एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। वो पूछती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या उन्होंने तुम्हें कोई इंडिकेशन दिया कि वो तुमसे फिर से नहीं मिलना चाहते? वीइंग धीरे से जवाब देता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि वो तुमसे फिर से मिलना चाहते हैं? यानली कहती है। इस पर वीइंग साई करते हुए कहता है, आई थिंक वो जस्ट बहुत अच्छे थे। वो हंग वांजुन है, उसे और भी बहुत सारी मेडन्स से मिलना होगा, जिसमें से कोई मेरे से बेटर ऑप्शन होगी। इस पर यानली कहती है, बट आशियन तो सिर्फ एक ही है और तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। मैं श्योर हूँ तुम हमारे जनरेशन के सबसे टैलेंटेड कल्टीवेटर्स में से एक हो। अगर हंग वांजुन अपना मैच चाहते हैं, देन तुम बेस्ट ऑप्शन हो। इस पर वीइंग हफ करते हुए कहता है, वो अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा है जो घर पर बैठे और उसके बच्चे को कैरी करे। और किसने कहा कि मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ? सीजे, आप मुझे सबसे अच्छे से जानते हो। मैं यहाँ युनमक जियांग में आपके जियांग चैंग और सबके साथ रहना चाहता हूँ। यानली उसे डांटते हुए कहती है, तुम इतने श्योर कैसे हो कि तुम्हारी लाइफ गुसू लैंड में कैसी होगी? वेल, अगर वो बेबी मेकर नहीं ढूंढ रहे तो और क्या हो सकता है, वीइंग कहता है। यानली इस पर स्माइल करते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम तुम उनसे खुद पूछ लेना। नेक्स्ट टाइम? वीइंग सोचता है, आखिर सीजे को क्यों लगता है कि मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ। अगला इनविटेशन एक वीक के अंदर ही आ जाता है। हंग वांजुन इस वीक के बाद फिर से वीइंग से क्लाउड ड्रेसेस में मिलना चाहते थे। मैडम यू एक बार में ही इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। उस दिन से हर रात वीइंग को एंग्जाइटी होती है। वो सही से सो भी नहीं पाता। उसके दिमाग में हर वक्त वांग जी की गोल्डन आइज उसके किस्से ही चलते रहते हैं। वो सोचता है, जो दूसरी मेडन्स उससे शादी के लिए मिलने आती होंगी, क्या वांग जी उन्हें भी ऐसे ही किसेस करता होगा? ये सोचते ही उसे सिक फील होने लगता है। देन उसे रियलाइज होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो वांग जी की सारी अटेंशन बस खुद के लिए चाहता है। उसने कभी भी किसी
मैन या वुमेन के लिए ऐसा फील नहीं किया है। उसे नहीं पता ये फीलिंग्स कैसी है, बट इससे पहले वो कभी भी इतना नर्वस नहीं फील किया था। कई बार तो वो प्रैक्टिस करते ही अपना कंसंट्रेशन खो दिया करता है, जिस कारण जियांग चैंग उससे जीत जाया करता था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें मिलना था। वीइंग जल्दी से उठकर तैयार हो जाता है, बट इस बार वो अपनी हेयर्स के पिगटेल्स नहीं बनाता और ना ही अपने फेस पर सेंसलेसली मेकअप करता है। पता नहीं क्यों, पर वो चाहता था कि हंग वांजुन उसे वैसे ही देखे जैसा कि वो है, ना कि किसी प्रिटी डॉल की तरह जो सिर्फ किसी रिच अल्फा से शादी करना चाहती हो। वीइंग अपने यूजुअल डिसिपल रोब्स में तैयार हो जाता है और लोटस पियर के सामने जाता है, जहां मैडम यू और चेंग उसका वेट कर रहे थे। उसे देखते ही मैडम यू कहती हैं, क्या तुम पागल हो? वीइंग इस पर कंफ्यूज था। तभी मैडम यू अपनी मेडन्स को इंस्ट्रक्ट करती हैं, इसे कमरे में ले जाओ और तैयार करो। वो मेडन्स वीइंग की आईलिड्स, चिक्स और लिप्स पे हेवी मेकअप करती हैं, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वीइंग को अपनी स्किन काफ़ी हेवी फील हो रही थी। उसे तैयार होकर देख मैडम यू चकल करते हुए कहती हैं, अब तुम प्रेजेंटेबल लग रहे हो। अब वो लोग क्लाउड ड्रेसेस के लिए निकलते हैं। जहां पहुंचते ही जिंगई फिर से उन्हें वार्मली रिसीव करता है। विंग को तो जिंगई को देखकर काफ़ी खुशी होती है। वो खुश होकर जिंगई का हाथ पकड़ लेता है और उससे बातें करते हुए हंसते हुए वहां पहुंच जाता है जहां उसका वांगजी वेट कर रहा था। जिंगई फिर से हंग वांजुन को अनाउंस कर बो करके वहां से चला जाता है। विंग धीरे से दरवाजे को ओपन करता है। इस बार उसमें पहले की तरह कॉन्फिडेंस नहीं था। वो फेयर मेडन की तरह क्वाइटली एंड नर्वसली अपने कदम अंदर रखता है। लास्ट टाइम की तरह ही हंग वांजुन अपनी जगह पर बैठे उसका वेट कर रहे थे। विंग अपना सर उठाता है। उसकी आंखें वांगजी के गोल्डन आइज से मिलती हैं, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। कुछ सेकंड्स के लिए वो सांस लेना ही भूल गया था। विंग साइलेंटली उसके सामने बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि क्या वांगजी भी उससे मिलने के लिए उसकी तरह ही डेज काउंट कर रहा था। विंग उसे ग्रीट करता है। वांगजी उसे देखता है और नोट करता है एंड डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहता है, आज तुमने पिगटेल्स नहीं बनाए। विंग को ये एहसास होता है कि ये मैन पहले से और भी ज़्यादा बोल्ड हो गया है। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा चाइल्डिश लगेगा? इस पर वांगजी नहीं कहता है। विंग को सरप्राइज करते हुए कहता है, ये विंग पर बहुत ज़्यादा सूट करता है। 5 मिनट की मीटिंग के बाद विंग अपने नॉनसेंसिकल सेंस में वापस आता है। उसकी नजरें सामने टेबल पर रखी कलरफुल मार्बल से बने टॉयज पर जाती हैं। वो उसमें से एक टॉय को उठाते हुए पूछता है, क्या अभी जस्ट तुमने किसी बेबी डिसिपल के साथ प्ले डेट खत्म किया है? इस पर हंग वांजुन अपने सामने के व्यू को एंजॉय करते हुए कहता है, मैं इन्हें तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं सेई टाउन से इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। हंग वांजुन विंग उस टॉय को फेंकते हुए गुस्से में उसका नाम लेते हुए कहता है, तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। इस पर वांगजी कहता है, अगर तुम मुझे ग्रैंडपा बुलाते रहोगे देन शायद मुझे तुम्हें बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होगा। आह, तो ग्रेट हंग वांजुन जानते हैं कि फाइट बैक कैसे करना है। यू विंग अपनी आर्म्स क्रॉस करके बच्चे की तरह टेंट्रम्स थ्रो करते हुए कहता है। ये देख वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे से क्यूट कहता है। जब विंग
थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं कहता, तब वांग जी थोड़ा कंसर्न हो जाता है। वो सोचता है शायद उसने अपनी लाइंस क्रॉस कर दी है। वो विंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? देन तुम बताओ, मुझे तुम्हारी माफ़ी के लिए क्या करना चाहिए? इस पर विंग कहता है, किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? तुम मेरे लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। मैं स्ट्रेंजर से नाराज़ नहीं होता, जिनकी मैं केयर भी नहीं करता। ये सुनते ही वांग जी की आंखें डार्क हो जाती हैं। वांग जी उसे एक फ्रिजिड लुक देते हुए कहता है, तुम तुम बहुत ही डिफ़िकल्ट और टेम्परमेंटल हो। डिफ़िकल्ट? विंग इरिटेटली रिपीट करते हुए कहता है, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हंग वंजुन, क्या तुमने मुझे इसलिए इनवाइट किया था ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको? वो गुस्से में वहां से उठकर जाने लगता है और सोचता है शायद उसने हंग वंजुन के बारे में गलत सोच लिया। वो ये शादी नहीं करेगा। वो मैडम यू से कह देगा कि वो लोग एक बैड फिट हैं। विंग बैठ जाओ, वांग जी कहता है, बट विंग दरवाजे की तरफ जाते हुए कहता है, नहीं। वांग जी फिर से ट्राई करता है और इस बार सॉफ्ट टोन में अफेक्शन के साथ कहता है, विंग, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मत छोड़ो, वापस बैठ जाओ ताकि हम बात कर सकें। जब विंग हंग वंजुन को प्लीड करते हुए सुनता है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, जिसे देख वांग जी कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ इस मीटिंग के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, प्लीज मत जाओ। विंग अपना गला साफ करता है और बिना पीछे मुड़े ही कहता है, हमें लास्ट मीटिंग को अभी मुश्किल से 2 वीक ही हुआ है। जिस पर वांग जी कहता है, ये ऑलरेडी बहुत लंबा समय है, मैं वेट नहीं कर सकता। अगर तुम गए तो मैं डिवास्टेट हो जाऊंगा। क्या तुम यहाँ बैठकर मुझसे और बातें करोगे? विंग कैसे इस मैन को मना कर सकता था जो उससे इतने स्वीट वर्ड्स कह रहा था। विंग जाकर बैठ जाता है। वांग जी उसे अपने और करीब आने को कहता है। विंग भी उसके पास आकर बैठ जाता है और पहले की तरह बातें शुरू कर देता है। वो उस टॉय को फिर से उठाते हुए कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे बहुत ज़्यादा खेलने को नहीं मिला था। हम हर वक्त बस प्रैक्टिस करते रहते थे और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें लंच ही नहीं मिलता था। देन वो अपनी बचपन की बातें वांग जी को बताने लगता है और कहता है, मैं श्योर हूँ तुम्हारा चाइल्डहुड मुझसे बेटर होगा। हंग वंजुन। इस पर वांग जी कहता है, सिफू बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट मुझे पता था कि वो सब मेरे अच्छे के लिए करते हैं। मैं बहुत ही शांत बच्चा था। मेरी लाइफ तुम्हारे जितनी कलरफुल नहीं थी। मैं गूसू के 3000 रूल से बंधा था एंड कोई भी गलती पर हमें पनिशमेंट मिलती थी। विंग अनकॉन्शियसली वांग जी की लैप में आकर बैठ जाता है और अपने हाथों को वांग जी के फेस में ले जाकर कहता है, आई विश मैं तुमसे बचपन में मिला होता, देन हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते। वांग जी अपना हाथ उसके वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। विंग बहुत सारी बातें कर रहा था और वांग जी को टीज कर रहा था। वांग जी उसे सुन रहा था और अनकॉन्शियसली विंग की थाइस को अपने थम्स से रब किए जा रहा था। और ऐसे ही उनकी दूसरी मीटिंग भी खत्म हो जाती है। उनके थर्ड मीटिंग का क्लाउड रेसेस से इनविटेशन आते ही मैडम यू खुशी से कहती हैं, तुम सब सही कर रहे हो। तुमने हंग वांजुन का फेवर अर्न कर लिया है, इसे बनाए रखो एंड स्प्रिंग तक हम तुम्हारी शादी कर देंगे। जिसे सुन जियांग चेंग ग्रम्बल करते हुए कहता है, आखिर हंग वांजुन के बारे में इतना अच्छा क्या है, वो ओल्ड है। इस पर मैडम यू उसे डांट देती हैं। मैडम यू टेलर से कहकर विंग के लिए सिल्क के न्यू रोब्स बनवाती हैं लेवेंडर कलर में, जैसा
जियांग यानली पहनती है। वो अपने मेड्स को कहकर विंग के हेयर्स में बन बनवाती है, बिल्कुल उसकी सीजे की तरह। वो कंप्लीटली अपनी सीजे की कॉपी लग रहा था, बट वो अभी भी विंग था। विंग इस ओवरली टाइट एंड सिल्क कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो लोग क्लाउड रेसेस पहुंचते हैं। हर मीटिंग के साथ विंग की फ्रेंडशिप लैन जिंगई के साथ और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। इस बार वो उसके लिए लोटस सीड्स लेकर आया था, जिससे जिंगई की आंखें चमक जाती हैं। वो लोटस सीड्स को लेते हुए कहता है, विभूषियान तुम सबसे बेस्ट हो। वो लोग ऐसे ही हंसते हुए और बातें करते हुए आ रहे थे। तभी उनकी नज़र हंगवान जुन पर पड़ती है, जो डोर के बाहर डार्क फेस के साथ उनका वेट कर रहा था। वो जिंगई की तरफ देखकर कहता है, तुम लेट हो। लैन जिंगई। वीन उनके बीच के टेंशन को देखते हुए कहता है, हंगवान जुन आई एम सॉरी, आज वेदर अच्छा नहीं था, इसलिए हम क्लाउड रेसेस थोड़ा लेट आए हैं। आई प्रॉमिस ये जिंगई की गलती नहीं है। वांग जी अपनी नैरोज आइज के साथ कहता है, तुम इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? अगर मैं जिंगई को गूसू लैंड रूल्स पर लेक्चर देना चाहता हूँ, देन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? इस पर वीन कहता है, जिंगई मेरा दोस्त है, ऑफ कोर्स मुझे चिंता होगी। वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है और उसके रिस्ट को पकड़ते हुए कहता है, ओह तो जिंगई तुम्हारा फ्रेंड है। तभी लैन जिंगई जल्दी से कहता है, हंगवानजुन विभूषियान का ऐसा मतलब नहीं था। जाओ। क्या? मैंने कहा जाओ, वांग जी अपनी कोल्ड टोन में कहता है और लैन जिंगई वहां से चला जाता है। तभी वींग कहता है, जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो वैसे ही जिंगई भी मेरा दोस्त है। तभी वांग जी डार्कली कहता है, हम दोस्त नहीं हैं, तुम मेरे मंगेतर हो। वींग की सिल्वर आइज वाइडन हो जाती हैं। उसने कुछ ऐसा सुनने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अभी सिर्फ 2 बार ही मिले थे। वींग ने ये रियलाइज ही नहीं किया कि वांग जी ऑलरेडी अपना माइंड बना चुका है। वींग को अपनी नीज वीक फील हो रही थी। वांग जी उसे अंदर लाता है और बजाय सीट के उसे अपनी लैप में बैठा लेता है। वींग अपना हाथ वांग जी के चेस्ट पर मारते हुए कहता है, किसे पता था कि ग्रेट हंगवानजुन कितना बड़ा तानाशाह है? तुम जिंगई के साथ इतना मीन क्यों थे? एज अ सीनियर कल्टीवेटर तुम्हें अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारे पीठ पीछे बातें करेंगे। हंगवानजुन क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? वांग जी ग्रंट करते हुए कहता है, मुझे उनकी परवाह नहीं है, वो वींग नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि वींग मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि क्या वींग मुझे पसंद करता है। वींग हफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? वींग उसे टीज कर रहा था। वांग जी वींग की प्लेफुलनेस को एंजॉय करते हुए सॉफ्टली स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे आने का बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। वो लीन होता है और वींग के शोल्डर्स पर अपनी नोज रब करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम शायद मुझे तुम्हारे यहाँ आना चाहिए। वींग पीछे लीन होता है। उसे अपनी स्किन पर वांग जी की ब्रीथिंग्स फील हो रही थी। वांग जी अपने हैंड्स उसके थाइस पर रखता है। वींग की सिल्क रोप्स उसकी बॉडी से इजीली स्लिप हो जाते हैं, जिससे उसकी वाइट मिल्की बेबी स्किन रिवील हो जाती है। वांग जी अपने फिंगर्स कंटिन्यूअसली उसकी स्किन पर रब करने लगता है। वींग का माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। उसे कभी भी किसी ने ऐसे टच नहीं किया था। वींग आज बर्न हेयर में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। वांग जी वींग के शोल्डर्स पर सॉफ्ट किसेस करते हुए कहता है। वींग
युनमत जियांग कलर्स में बहुत प्रिटी लग रहा है। लेवेंडर तुम्हें सूट करता है। जिस पर विंग अपनी एम्बेरेस्ड लुक के साथ उसे थैंक्स कहता है। उसे वांग जी की सांसें और भी ज़्यादा भारी होती हुई फील हो रही थी। तभी विंग पूछता है, क्या अपना डिसीजन लेने से पहले तुम अदर मेडेंस से नहीं मिलोगे? वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेडेंस? हाँ, शादी के लिए। विंग कहता है, नहीं। वांग जी इमीडिएटली कहता है और अपनी फिंगर विंग के थाइस के बीच में मूव करते हुए कहता है, मैं किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिर्फ तुम। विंग अपनी अंदर सेंसेशन फील करते ही सॉफ्टली मौन करता है। वो मूव करने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है। जिस तरह वांग जी उसे टच कर रहा था, विंग के लिए ये फीलिंग कम्प्लीटली न्यू और एक्साइटिंग थी। उसे पता नहीं क्यों वांग जी के टच से इतना अच्छा फील हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम जल्द ही मेरी वाइफ बनने वाले हो, क्या तुम हैप्पी हो? वाइफ? विंग कहता है। इस पर वांग जी कहता है, विंग मेरे लिए एक अच्छी और प्रिटी वाइफ बनेगा, क्लाउड ड्रेसेस में रहेगा और मैं जितने चाहूँ उतने बच्चे मुझे देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि ये सुनने के बाद विंग का क्या रिएक्शन होता है। बाय।